हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कल अपना मार्च 23 का जो अटेम्प्ट था वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से क्लियर नहीं कर पाए और आज की डेट में उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं एंड प्लस वो डीमोटिवेटेड भी ऑफ कोर्स। सो डोंट वरी गाइस, मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जैसा भी मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा उसको अगर तुम फॉलो करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स से। बट तुम्हें जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो गाइस, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो बच्चे क्लियर भी जिनका सब्जेक्ट हुआ है एंड जो 50, 55, 60 की रेंज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना सो दैट वो भी चाहें नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि 50-60 में पास होने की जो रेंज होती है वो बहुत ही डेंजरस रीजन होता है। वो इट्स अ डेंजरस रीजन 50-60 वाला। हमें 60 प्लस लाना होता है हमेशा, विच इज़ अ सेफ रेंज, ठीक है। तो ये वीडियो सबकी हेल्प करने वाली है, प्लीज़ इसको शेयर करना। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना गाइज। तो गाइज, जो सबसे पहला डाउट सारे बच्चों का है जो बहुत ही कॉमन है वो ये है कि सर जो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा दैट इज़ जून वाला अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट में हम कौन सा सब्जेक्ट पिक करें। वो सब्जेक्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे और हमने एग्जाम दिया था क्लियर नहीं हो पाया, एंड या फिर जो सब्जेक्ट हमने अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया है फॉर द जून अटेम्प्ट, कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं गाइज उसके लिए। तो लेट मी डिस्कस दैट विद यू टू हेल्प यू फाइंड द राइट आंसर। तो गाइज, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट तुमने पढ़ना स्टार्ट करा है वो कितना तुम्हारा सब्जेक्ट हो चुका है। अगर तुमने इसकी कोचिंग फीस भी दे दी है, ठीक है, और तुम्हें उस सब्जेक्ट पे होल्ड भी आ रहा है, तो अगर तो जो तुमने सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया है उसमें तुम्हारा होल्ड भी अच्छा आ रहा है जितना भी तुमने अभी तक करा है, तुमने कोचिंग फीस भी दे दी और तुम्हें पता है कि कोचिंग में एंड के आसपास खत्म भी हो जाएगी, मॉक्स वगैरह भी हो जाएंगे, ठीक है, देन आई वुड सजेस्ट कि जो सब्जेक्ट तुमने मार्च में दिया था उसको अभी होल्ड पे रख के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम मत दो, होल्ड पे रखना मतलब कि वो सब्जेक्ट को तुम साइड बाय साइड पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, उसको छोड़ना मत। अभी के लिए जो तुमने सब्जेक्ट बाद में पिक किया है उसको दो, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, नया सब्जेक्ट होगा तो थोड़ा सा पढ़ने में मोटिवेशन भी आ जाएगी, ठीक है, हेल्प भी काफ़ी होगी। और इस वीडियो में मैंने बताना भी है टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे तुम अपने मार्क्स को इन्हांस कर सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो तुम ये देखो कि जो सब्जेक्ट तुमने अब पिक किया है उसकी एग्जामिनेशन फीस अगर तुमने दे दी है और वो सब्जेक्ट पे तुम्हारा होल्ड आ रहा है, देन यू शुड चूज दी सब्जेक्ट जो तुमने अब पढ़ना स्टार्ट किया था। और जो सब्जेक्ट तुमने मार्च में दिया था उसको अभी के लिए तुम सिर्फ रिवाइज करते रहो, कीप रिवाइजिंग, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम वो एग्जाम देना, ठीक है। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट तुमने अब पढ़ना स्टार्ट किया है वो तुम्हारा 10-15% ही हुआ है, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि अभी इतना होल्ड उस पर नहीं आ रहा, बहुत अच्छी ग्रिप उस पर नहीं है, एंड तुम बहुत कंफ्यूज हो कि अब पता नहीं पुराना सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं हुआ, ये वाले सब्जेक्ट में क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन प्लान टू पिकअप दिस सब्जेक्ट दैट यू हैव पिक्ड फॉर एग्जाम इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो तुम्हें पुराना सब्जेक्ट पिक करना चाहिए। अभी के लिए नया सब्जेक्ट जो है उसको होल्ड पे डाल दो। होल्ड पे डालना मतलब उसको पढ़ते रहो साथ साथ, ठीक है, लेकिन एग्जाम ना दो। ऐसा नहीं है सिर्फ 2-1-1.5 महीने के लिए पुराना सब्जेक्ट ही पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, नया भी पढ़ना है, अपने ऊपर एक बर्डन डालना है, अपनी जो लिमिट्स हैं उसको इन्हांस करना ही करना है, ठीक है। पुराना सब्जेक्ट तो पढ़ो पढ़ो, नया भी थोड़ा बहुत साथ साथ पढ़ते रहो और पुराने सब्जेक्ट की तैयारी करो, ठीक है। तो ये तुम्हें चीज़ ध्यान से रखनी है गाइस। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, नया या पुराना, वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। ट्राई टू एनालाइज बाय योरसेल्फ। कुछ इश्यूज हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ बेटर सॉल्यूशन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। मैंने एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताया, ठीक है। ये तो थी सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला कॉमन डाउट मुझे मिला है। दूसरा जो डाउट गाइस सारे बच्चों का है, काफ़ी बच्चों का है इनफैक्ट, वो यही है कि सर हमने जो तैयारी जो की थी वो तो 60-65 प्लस की थी, एग्जाम देने के बाद भी हमें लग रहा था कि 60-65 तो हमारे आ ही जाएंगे, पता नहीं हमारे 40s की लाइन में क्यों आए। ये चीज़ गाइज मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बच्चों को बताया है, इट्स नॉट दिस टाइम ओनली। हमेशा मैं बच्चों को एक चीज़ बताता हूँ कि गाइज कभी भी अपना टारगेट 60-65 प्लस नहीं रखना, तुम्हें अपना टारगेट 85-90 प्लस का ही रखना है हमेशा, ठीक है, हमेशा ये टारगेट रखना है। और उसके बाद अगर एग्जाम में कम मार्क्स आए देन दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम फेल हो। होता क्या है गाइस, बहुत ही थॉट प्रोसेस बहुत बच्चों के माइंड में होता है। हो सकता है टीचर्स बहुत सारी चीज़ें बोले बट बच्चों का अलग से थॉट प्रोसेस चलता है। क्या, जैसे मैंने ये चीज़ देखी है, देखो आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है, मैंने भी सीए करी है तो मुझे पता है। तो थॉट प्रोसेस बच्चों के माइंड में क्या हो सकता है कि यार रैंक तो हमारा आएगा नहीं, हमें पता है हमारा रैंक नहीं आ सकता, 85-90 प्लस हमारे नहीं आ सकते। लेकिन एक थॉट प्रोसेस उनके माइंड में क्या होता है कि रैंक तो हमारा आएगा नहीं, हाँ हम एक काम करते हैं, हम 70-60 की तैयारी करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा बर्डन डालें जब रैंक ही नहीं आना,
ठीक है ना, हम 60-70 की तैयारी करते हैं, एक आधा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहा, उसको छोड़ दो, सब कुछ ये सब वो सब कोई बात नहीं यार, इसमें से कितना आ जाएगा, 10 मार्क्स का आ जाएगा, 15 मार्क्स का आ जाएगा, छोड़ दो। ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ये जो तुमने अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है ना गाइस, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है, तुम्हारे को बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। तुम्हारा थॉट प्रोसेस शुड बी कि मुझे 85 प्लस लाने ही लाने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत खूब करनी है, तब जाके तुम्हारे 60-65 प्लस आएंगे, ये याद रखना। 85 प्लस का टारगेट बनाओगे ना, तब 65 प्लस आएंगे। तुम्हारा टारगेट ही 60-70-75 का होगा, मतलब 60-70 की रेंज में होगा, तो यही 40-50 की रेंज में तुम रह जाओगे गाइस। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस लाइन होती है। ठीक है, अब अपनी प्रिपरेशन तुम बेटर कैसे कर सकते हो, तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो कि तुम्हारे को 60-70 नहीं 80 प्लस आए। उसके लिए तुम्हें अपना स्टडी पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एंड स्टडी पैटर्न में तुम्हें क्या एडिशन करनी पड़ेगी, जो भी सब्जेक्ट, लेट्स से एफआर का तुमने एग्जाम दिया था मार्च में और तुम उसको क्लियर नहीं कर पाए बाय एनी मार्क्स। ठीक है, तुम क्या करो, एफआर एक बार सारे चैप्टर्स स्टार्ट रिवाइजिंग, बुक का हर टॉपिक को रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद जो भी उसकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग या एक्टिविटी या इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन को विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन सॉल्व करो, विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन, खुद पूरा। ठीक है, सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, खुद आंसर निकालो, खुद समझो, एंड जब तुम्हारा आंसर आ जाए उसके बाद सॉल्यूशन देखो। अगर आंसर नहीं आ रहा, बहुत दिमाग लगाओ, हद तक दिमाग लगाओ, बिल्कुल पागल हो जाओ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि क्यों नहीं मेरे को समझ आ रहा। नहीं समझ आ रहा तो बुक में से जो कॉन्सेप्ट जहां पे वो एक्सप्लेन किया हुआ है उसको पढ़ो, एग्जांपल्स देखो कि क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, एग्जांपल दिया हुआ, ये दिया हुआ। फिर भी नहीं समझ आता, देन लुक एट द सॉल्यूशंस एंड वहां से देखो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो। गाइस, हर टॉपिक की सारे सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन एसीसीए में नहीं चलती है। ठीक है, सीधी बात है, देखो मैं तुमसे एक सीधी बात करता हूं, अगर मैं एफआर एग्जाम की बात करूं, एफआर में हमारा एक चैप्टर है कंसोलिडेशन। अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो और मैं तुमसे किसी भी बच्चे से, लेट से तुम एफआर का एग्जाम देने जा रहे हो, इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि एफआर के कंसोलिडेशन चैप्टर में पीओआरपी का ट्रीटमेंट क्या होता है, कि अगर सेलर जो है पेरेंट है सब्सिडरी को गुड सेल करती है, तो पीओआरपी का ट्रीटमेंट क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर तुम इसका क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली ऑन द स्पॉट नहीं दे पाए, दैट मीन्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। और अगर तुम उसका क्वेश्चन का आंसर ऑन द स्पॉट दे पा रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तुम्हें हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्ट्स शुड बी क्लियर। जहां पे लर्निंग है, थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वहां पे रट्टाफिकेशन ही, उसके कॉन्सेप्ट नहीं होते, कुछ चीजें होती हैं। लेकिन तुम्हें हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट गाइस पता होना चाहिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चीज तुम्हें आज से स्टार्ट करनी है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, जो भी तुमने एग्जाम दिया था, रीड इट, अंडरस्टैंड इट, learn it conceptually and try to do all the questions, and that for the exam kit also। एग्जाम किट का एक क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन नहीं चेक करना, एग्जाम किट पूरी उस चैप्टर की एग्जाम किट सॉल्व करो, सारे आंसर्स खुद लिखो, जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग बनना है। गलत भी लगता है कोई बात नहीं, अपने अकॉर्डिंग जैसा अंडरस्टैंडिंग होती है वैसा करके अपना आंसर दो, बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि यार ऐसा सा लग रहा है चलो ये आंसर देते हैं, बिल्कुल नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। वो करके उसके बाद तुम सॉल्यूशन से चेक करो कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, करोगे, आई एम प्रिटी श्योर तुम्हें कभी कोई फेल एग्जाम में नहीं कर सकता। तो दिस वॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आई वॉन्ट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, कि अपनी एक अप्रोच चेंज करो एग्जाम्स के लिए, कि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हर चीज की होनी चाहिए, और हर क्वेश्चन का जो तुमने सामने तुम्हारे क्वेश्चन आया, तुम्हें क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर तुम दे सको। मुश्किल आएगा क्वेश्चन, दैट्स डिफरेंट, लेकिन जो क्वेश्चंस तुमने बुक में पढ़े हैं, एग्जाम किट में पढ़े हैं, उनके सबके कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होने चाहिए कि इसका आंसर अगर ये है तो क्यों है उसका ये आंसर। अब गाइस, जो थर्ड चीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ बच्चों के साथ है, कुछ के साथ नहीं है, एंड वो होता है उनका एक मोटिवेशनल फैक्टर, उनके पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, सबका सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि एज वी नो एसीसीए का अगर सीए से कंपेयर करें, सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंट, एंड जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अभी भी सीए के लिए ही ज़्यादा इंक्लाइन होता है, एसीसीए के लिए थोड़े से वो कंफ्यूज रहते हैं। तो वहाँ पे हमें डीमोटिवेशन थोड़ी सी होती है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाया, इतनी हाई फीस है जो हमें हर बार देनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम देनी पड़ेगी। तो गाइस देखो, उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, अपने पेरेंट्स को एक चीज़ तुम ये समझाओ, क्या कि इस बार जो तुम एग्ज़ाम दोगे, तुम अपना 100% करके एग्ज़ाम दोगे। यू विल गिव योर 100%, मतलब खुद से पता होना चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि पापा नहीं मैं इस बार कर लूंगा, मम्मी इस बार मैं कर लूंगी, बिल्कुल नहीं। थॉट प्रोसेस शुड बी लाइक कि पापा एक चांस मुझे और दो बस, अगर ये चांस नहीं हुआ आई विल लीव एसीसी। इस तरह से अपनी माइंडसेट रखो, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम पे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ये बच्चा जो है
ये अब कुछ कह रहा है या कह रही है कि करेगा या करेगी। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस रखो कि अगर अगली बार ये पेपर क्लियर नहीं हुआ तो तुमने इसी से छोड़ना है। क्यों? अगर तुम अभी भी ढीला ढाला लेके चलोगे, गाइस देखो पेरेंट्स हैं, उनकी पैसे होते हैं, इट्स नॉट फ्री सब्जेक्ट है ना। मैं तुम्हारे को पढ़ाई फ्री में जितनी हो सकता है वो करा सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे को एग्जाम की फीस वगैरह तो ऐसे नहीं होता एग्जाम भी फ्री में हो इसी से भी फ्री में बन जाओ। देर आर सर्टेन फीस दैट यू हैव टू पे। कौन पे करते हैं अभी? हम तो कुछ अर्न नहीं करते, हमारे पेरेंट्स ही अर्न करते हैं। तो उनका भी राइट बनता है, वो भी ये चाहते हैं कि हम जो भी, देखो सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए, सारे पेरेंट्स कोई भी बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि अगर हम बच्चों की पढ़ाई पे कुछ भी पे कर रहे हैं तो बच्चे उस पैसे को यूटिलाइज अच्छे से करें, उसको वेस्ट ना करें। ठीक है ना, बिकॉज दैट इज अ हार्ड अर्न मनी। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा कन्विंस करो इस तरीके से कि लास्ट अटेम्प्ट में दे रहा हूँ, नहीं हुआ तो क्लियर, नहीं क्लियर हुआ तो मैं इसी से छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर भी एक टारगेट होगा कि हाँ मुझे करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया ये 3 चीज़ें, पहला सब्जेक्ट कौन सा पिक करना है, दूसरा अपनी अप्रोच चेंज करो, और तीसरा अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके आओ कि तुम्हें अब करना है, अब ढीला नहीं छोड़ना। इस तरह से करोगे, ये सोच के कि कोई भी पेपर अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ मैंने इसी से छोड़ देनी, इस तरह से करोगे ना, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ तुम पास होके ही निकलोगे। ठीक है, क्योंकि अंदर से डर है, अभी तुम ढीला ढाला छोड़ देते हैं, सब कुछ है, ये है वो है, ऐसे नहीं करना गाइस। ठीक है, मेरी अप्रोचेस फॉलो करो। प्लस मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है, एक चलो मैं चीज़ छोटी सी और बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था जायद, वो स्टूडेंट ने लास्ट अटेम्प्ट जो दिसंबर अटेम्प्ट था, उसने दिसंबर अटेम्प्ट दिया था एंड ही वाज नॉट एबल टू क्लियर इन एफआर पेपर। ठीक है, तो हमारी एक वीडियो डिस्कशन है जहाँ पे मैंने उसको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, एफआर के लिए नहीं, स्पेसिफिक जनरल बताई थी। ही फॉलोड दैट, मार्च में ही गेव एफआर एग्जाम एंड ही क्लियर्ड एफआर एग्जाम। यस गाइस, ही क्लियर्ड द एफआर एग्जाम। तो अगर तुम्हें वो भी वीडियो देखनी है जस्ट फॉर मोटिवेशन, तो तुम क्या कर सकते हो, मैंने इस वीडियो में तुम्हें यहाँ ऊपर एक लिंक मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट, वो उसी वीडियो का लिंक है। तुम वहाँ जाके वो वीडियो भी एक बार देख सकते हो, बड़ी है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, सिर्फ स्टे मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, एंड एक चीज़ याद रखना, हमेशा स्ट्रांग रहना है। ठीक है, घबराना नहीं है, जस्ट अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना। ये नहीं सोचना कि हो जाएगा यार 60-70 आ जाएंगे, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं। कॉन्फिडेंट तभी जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, एग्जाम किट के मॉक्स कर रहे हो, एंड तुम देख रहे हो कि हाँ तुम्हें 70-80% तुम्हारे को क्वेश्चन सही आ रहे हैं, दैट्स वेयर यू कैन फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट। ये चीज़ रखो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन है उसमें यू कैन राइट, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। नेवर गेट डीमोटिवेटेड, हमेशा स्टे स्ट्रांग। ठीक है गाइज, हैव अ गुड टाइम।